हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र प्रताप यादव। आज के टॉपिक्स में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर कंटेन करेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड वैन डे ग्राफ जनरेटर। फर्स्ट चैप्टर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, ये सब चीज़ें थी। जो भी चीज़ हमने सारी टॉपिक्स कंटेन करके चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको फिर से उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स अब है फर्स्ट चैप्टर में, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, फिलहाल में तो आप देखते हैं हम लोग ये सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड वैन डे ग्राफ जनरेटर। इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ से। इतनी टॉपिक को आपको इस चैप्टर में कंटेन करनी है। क्या है कि अगर आप सारे टॉपिक्स को देखे रहेंगे ना, तो आपको ये रहेगा कि इस चैप्टर में इतनी टॉपिक है। कभी भी आपको प्रिपेयर करना हुआ या आपको देखना है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो आप इन सब चीज़ों को देख के आप टॉपिक वाइज समझ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, या ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओवरऑल ऐसे देख करके आप समझ सकते हैं हाँ आपका तैयार है चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक आज के चैप्टर की। क्या है कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक आइडियाज इसमें देखेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे कंडक्टर वगैरह की, उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, चैप्टर्स में ही है, बस पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस में आ सकती हैं, न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, जैसे क्या है, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। एक कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल उठा के रख दें तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड देयर। ठीक है, तो यहां पे हम देखिए, व्हेन अ कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट हैपेंड। मान लीजिए ये आपकी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर को उठा करके इसके बीच में ऐसे प्लेस्ड कर देंगे, रख देंगे। कंडक्टर क्या होता है बेटा, इसमें प्लस माइनस से दोनों जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, सभी मटेरियल पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर के बने होते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो जैसे इस कंडक्टिंग मटेरियल को आप इसके बीच में रखेंगे तो ये प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग प्लेट न्यूट्रल थी वह इस पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस नेगेटिव की तरफ इस पे ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपकी कंडक्टिंग प्लेट पोलराइज हो जाएगी तो क्या होगा, तुरंत इसके अंदर इस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और बात यह है कि जितनी चार्ज बाहर की तरफ प्लेटों पे थे उतने ही चार्ज इसमें अंदर जनरेट हो जाते हैं। तो जितनी फील्ड बाहर थी उतनी ही फील्ड अब अंदर जनरेट हो जाती है, जिसको हम ईपी यानी ई पोलराइज्ड बोलते हैं, यानी पोलराइज्ड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना। तो इक्वल दोनों फील्ड हैं, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों को माइनस करके आएगा और दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वह पोलराइज हो जाती है और एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेती है जो बाहर आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। इस तरह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो इस टॉपिक में आपको रिमेंबर इतना ही रखना है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। समझ में आ गया, ओके। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कह रहे हैं कि एक कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके जस्ट आउटसाइड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस द कंडक्टर, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है और मान लीजिए कि एक फील्ड है वो 90 डिग्री पे इस पे वर्क करती है, या यूं, ठीक है, 90 डिग्री पे इस पे वर्क करती है ऐसे ही। तो इसके अगर ये एक थीटा, ये इससे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये इससे थीटा एंगल फॉर्म करती है। एक मिनट, ये है, ठीक, ये सरफेस की डायरेक्शन हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इसके सरफेस से थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक ये आपको पता है परपेंडिकुलर वाला क्या लेते हैं, ई साइन थीटा लेते हैं, और ये कंपोनेंट क्या लेंगे, ई कॉस थीटा, है ना। तो जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, यानी सरफेस से जो
ये कंपोनेंट गया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये देखिए ई कॉस थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये वाला कंपोनेंट कितना है, वो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि आपके सरफेस से लगा हुआ कोई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो अलॉन्ग टेंजेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर सरफेस से परपेंडिकुलर देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन अलॉन्ग टेंजेंट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। समझ में? तो सरफेस ऐसा है जो एक्सीलरेट मतलब कि चार्ज के सरफेस की लीडिंग कर सकता है। समझ में? मेरे कहने का मतलब है किसी भी सरफेस के, कोई भी सरफेस है तो उस सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा जैसे इसके दो कंपोनेंट हमने दिखाया ना, ई कॉस थीटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नेट चार्ज इंटीरियर टू द कंडक्टर इज जीरो। मतलब कोई कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है वह जीरो होता है। अभी पीछे ही आपने देखा कि जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो क्या हुआ था बेटा, जितने पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो गए थे उतने ही अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए थे। तो इक्विवेलेंट चार्ज कितना माना जाएगा, जीरो। प्लस माइनस मिलके फिर क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों इक्वल है। तो वही हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टिंग मटेरियल अगर है तो उसके अंदर नेट चार्ज भी क्या होता है, जीरो। पीछे देखा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो थी। या तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इसके अंदर क्या होता है, जीरो। तो जब ये जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, तो ई निकालेंगे तो भी क्या मिलेगा बेटा, जीरो। यानी कि चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी हमने क्या समझ लिया, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी जीरो होती है। समझ में आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है उसको अगर आप चार्ज देते हैं तो ये चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर नहीं जाता। याद रखिएगा, पूछता है व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग मटेरियल। आप बोलेंगे देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस नॉट इनसाइड इट। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों उसके अंदर नहीं होता, तो बोलेंगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण उसको जो भी चार्ज देते हैं वो अंदर न जाके उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये जान जाइएगा। और पोटेंशियल की बात करें तो हम जानते हैं कि डीवी, पोटेंशियल डीवी इक्वल टू होता है ईडीआर, पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो डीवी इक्वल टू ये जीरो। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो डीवी है वो वी हो जाएगा और जो जीरो का इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वी क्या मिल गया, कांस्टेंट। इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब इस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे हर जगह पोटेंशियल सेम मिलता है, जो भी होगा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या आपने बेसिक चीज आपने क्या याद रखनी है, क्यू ई वी। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्यू जीरो, ई जीरो, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट। क्लियर? ओके, और ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पीछे भी पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी तो पढ़ी है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, मतलब ये सिग्मा और ए में क्या रिलेशन है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा सिग्मा क्या होगा बेटा, उतना कम होगा, और जितना कम एरिया होगा सिग्मा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब एरिया जितना ज्यादा डेंसिटी उतनी कम, एरिया जितना कम डेंसिटी उतनी ज्यादा। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस ऐसा है जो कि यूनिक है, यूनिफॉर्मली है, हर जगह उसका एरिया सही है, सेम है, तो ऐसे में अगर इसको आप चार्ज देते हैं तो हर जगह सिग्मा सेम होगा क्योंकि हर जगह इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सरफेस ऐसा है कि जो कहीं पर बहुत पतला है और कहीं बहुत चौड़ा है, तो ऐसे सरफेस को अगर आप चार्ज देते हैं तो जहां पे सरफेस एरिया कम है वहां पे चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, और जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। आप ही सोच लीजिए ना, अगर 100% है, ठीक है, ये थोड़े से एरिया में 100% को बैठाइए और ये बड़े एरिया में, तो कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे ना, यहाँ पे 100 लोग पास पास बैठेंगे और यहाँ पे 100 लोग थोड़ा दूर दूर बैठेंगे। यानी एरिया अगर कम रहेगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा, और एरिया ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे सरफेस को चार्ज दे रहे हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ चार्ज भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हर जगह डेंसिटी उसकी अलग अलग होगी, जहाँ पे कम एरिया रहेगा वहाँ पे ज़्यादा रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जहाँ पे ज़्यादा एरिया रहेगा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। ठीक है, ये जानते रहिएगा। चलिए, अब हमारी टॉपिक है आज की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस।
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपके पास कोई टैंक है, ठीक है, टैंक, इसमें आप क्या फिल करते हैं, वाटर। क्या फिल करते हैं बेटा, वाटर। तो वाटर अगर आप फिल करते हैं तो वाटर का लेवल क्या है, बढ़ता चला जाता है। कब तक, उतना ही लेवल बढ़ेगा जितनी सी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी मतलब वाट। अगर ये 2 लीटर का टैंक है तो 2 लीटर, 5 लीटर का है तो 5 लीटर, 10 लीटर का है तो 10 लीटर, मतलब जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वाटर ये अपने अंदर ले पाएगा ना। तो वही कैपेसिटी होती थी। यहाँ पे जो कैपेसिटी वो किसी कंडक्टर को देखना है। तो कंडक्टर की कैपेसिटी किससे डिसाइड होती है, चार्ज से ना। चार्ज हम उसमें, जैसे टैंक में वाटर फिल कर रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे, चार्ज फिल करेंगे। आपको हमने पोटेंशियल का कंपैरिजन करके बताया था, आपको याद होगा कि पोटेंशियल इज अ लेवल, पोटेंशियल इज अ लेवल। जितना ज़्यादा वाटर फिल करिए लेवल उतना बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से जितना ज़्यादा चार्ज दीजिए किसी बॉडी को उसका पोटेंशियल भी उतना बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर कंडक्टर की कैपेसिटी, जैसे कि टैंक की कैपेसिटी का मतलब हो गया कि कितना पानी अपने अंदर, कितना वाटर अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर हो गया कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब है वो कितना ज़्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग अ चार्ज बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा उसके चार्ज के स्टोर करने की जो एबिलिटी है, कितना वो चार्ज स्टोर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। समझ में आ रहा है। और इससे फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज आप किसी बॉडी को देंगे, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा। मतलब लेवल बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, चार्ज दीजिए लेवल बढ़ेगा, चार्ज दीजिए लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है C। अब यहाँ से C इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये V स्किन अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V। तो यही आपका जो C है वो क्या हो गया, आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसको फार्मूले के रूप में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फार्मूले के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पोटेंशियल V को हम 1 वोल्ट रखते हैं। अगर पोटेंशियल को 1 वोल्ट रख देते हैं तो क्या बचेगा, C इक्वल टू Q। क्या बचेगा, C इक्वल टू Q। तो क्या डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है। यानी द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज टू इंक्रीजिंग 1 वोल्ट, सॉरी बोलेंगे द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू विच इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस और गेन बाई 1 वोल्ट। यानी कि उतना चार्ज जिसको देने से उसका पोटेंशियल जो है वह 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, उसको हम उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। कब, जब इस फार्मूले से डिफाइन करेंगे तब। समझ में आ रहा है, नहीं तो ये इसकी डिफिनीशन है। इसकी यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है, या फिर दूसरी यूनिट जैसे Q की यूनिट कूलम और V की यूनिट वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट हो जाएगी। दूसरी इसकी यूनिट या फैरेड लिख सकते हैं। ये इसका सिंबल है। कैपेसिटेंस को इसी तरह दिखाते हैं, 2 पैरेलल प्लेट ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे। ये इसका सिंबल है। जहां भी कैपेसिटर को दिखाना होगा ये सिंबल कहीं भी ऐसा बना होगा, समझिए वो कैपेसिटर है। समझ में आ रहा है, ओके। इसकी अदर भी यूनिट है, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये सब इसकी अदर यूनिट्स हैं। समझ में आ गया बेटा, ओके। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट बॉडी का कितना कैपेसिटेंस होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कैपेसिटेंस पढ़ लिया ना, कैपेसिटेंस मतलब क्या, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स की बॉडी होगी, उसका कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आपके पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है ये चार्ज ना तो किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, और साथ ही साथ मतलब ले सकता है लेकिन ये मतलब अपने चार्ज, ये आइसोलेटेड है, मतलब इसका चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, और प्लस ये यूनिफॉर्मली होगा, इसका सरफेस एरिया भी हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड है। तो हमने मान लिया कि एक स्फेयर है, कंडक्टर है जो आइसोलेटेड है, इसके सेंटर पे हमने +Q चार्ज रख दिया गया। इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है, हमको इस पॉइंट पे देखना है क्योंकि जो भी चार्ज देंगे यही ना स्टोर होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी देखने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला, अभी पीछे पढ़े, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। Q चार्ज तो है ही, अब हम देख लें कि V यानी पोटेंशियल इसका कितना है, तो पोटेंशियल निकाल के हम इस फार्मूले में रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पीछे पढ़ा है 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल का फार्मूला। अब इस पोटेंशियल के फार्मूले को इस पोटेंशियल के प्लेस पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4πε0R। Q से Q कैंसिल, ये टर्म क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4πε0 इंटू R। ये हो गया इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला, किसका, एक स्फेरिकल कंडक्टर का। तो आप देख सकते हैं जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस क्या है, 4πε0 कांस्टेंट ही होता है, यानी केवल रेडियस, यानी रेडियस पे इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, यानी जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना बड़ा सरफेस होगा, उतना ज्यादा एरिया होगा, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, चार्ज स्टोर करने की पावर उतनी ज्यादा इसकी होगी, उतना ज्यादा ये चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस के फार्मूला का डेरिवेशन और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप इसी कंडक्टर को, इसी स्फेरिकल कंडक्टर को किसी मीडियम में रख देते हैं, तो अभी हमने बताया था, याद रखिएगा कि किसी भी मीडियम, अगर फ्री स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, और अगर फ्री स्पेस के अलावा अगर किसी अनदर मीडियम में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है या फिर कहीं और रखा गया है, तो उस पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ये यूज हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर उसको किसी अनदर मीडियम में रखते हैं तो 4πε0 एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और ये आर रेडियस। ठीक है, याद रखिएगा अपना जो अर्थ है, अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 711 माइक्रोफैरेड है। याद रखिएगा अपना अर्थ जो कि इतना बड़ा कंडक्टर है, अर्थ हमारा नेगेटिव चार्ज का स्टोरेज माना जाता है अर्थ को, और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 711 माइक्रोफैरेड है, मतलब इतना चार्ज ही स्टोर कर सकता है हमारी अर्थ। समझ में आ रहा है, सोचिए अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर होने के बावजूद भी बस इतना ही इसकी कैपेसिटेंस है, 711 माइक्रोफैरेड ही। समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी कैपेसिटेंस का कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटेंस का मतलब है हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे हम एक डिवाइस बनाएंगे जो कि चार्ज के स्टोर करने की पावर उसकी बढ़ती चली जाए। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए, एक हम प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, ए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं बी जो न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अब हम इस प्लेट बी को इस प्लेट ए की तरफ लेकर के आते हैं। जैसे जैसे आप इसके पास इसकी तरफ लेके आएंगे, ये जो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, अब क्या है, हमने बताया था कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मिलकर के बनी होती है, तो इसके पास है दोनों न्यूट्रल है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं, तो क्या करेगा, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव को क्या करेगी, खींचेगी। जब इसके नेगेटिव को ये खींचेगी तो क्या होगा कि कुछ इस तरह का देखने को कुछ समय के बाद मिलेगा कि ये जो प्लेट बी न्यूट्रल थी, कुछ समय के बाद इस पे ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इसके पीछे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के पीछे बैक साइड को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ हमारा नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो क्या करेगी, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। जब इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करना शुरू कर देगा तो फिर से चार्ज यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो इसको हम और चार्ज दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएंगे और ये इसको न्यूट्रल करता चला जाएगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में क्या समझा आपने, क्या लिया, एक प्लेट ले लिया, ठीक है, दो प्लेटें हो गई और उनमें से एक को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेट, ये प्लस माइनस और ये अर्थ से कनेक्ट। क्यों अर्थ से कनेक्ट किया गया बेटा, जो ये पॉजिटिव आया है इसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल करता चला जाएगा, क्योंकि अर्थ नेगेटिव का सोर्स होता है, तो इसके पॉजिटिव को नेगेटिव करता चला जाएगा, न्यूट्रल करता चला जाएगा, तो इस तरह से आपके पॉजिटिव नेगेटिव की दो प्लेटें बचेंगी, आप इसको देते जाइए जितना हो सके चार्ज, ये न्यूट्रल करता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जो आपको लिखना है उसमें। चलिए अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ये हमारी आज की लास्ट टॉपिक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हमने एक पैरेलल प्लेट ले लिया है, अभी स्फेरिकल बॉडी का लिया था, अब एक पैरेलल प्लेट ले लिया। पैरेलल प्लेट का मतलब एक प्लेट ले लिया, एक ऐसे दो प्लेट ले ली, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया हुआ है, एक पे नेगेटिव चार्ज। अभी प्रिंसिपल आप पढ़ ही के आ रहे हैं कैसे इस पे नेगेटिव आया था, है ना बेटा, और इसका पॉजिटिव अर्थ के द्वारा न्यूट्रल हो रहा था, याद है ना। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट ले लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी, इन दोनों को डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो मान लीजिए ई। ठीक है, दोनों प्लेट का सरफेस सेम है, दोनों सेम साइज के हैं, इसलिए इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या है, सिग्मा है। यहाँ पे इसको लिया गया। अब हमको देखना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इक्वल टू हमको देखना है कि इसका C कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले तो आप ये जान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो बताया ना, यह एक ऐसा अरेंजमेंट है दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स का जिनके एरिया इक्वल है, ठीक है, और ये एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं, इंसुलेटेड मटेरियल। समझे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट का एक अरेंजमेंट है जिनको
कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे के द्वारा सेपरेट किया गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर और मीडियम। किसी मीडियम मतलब इनके बीच में कोई एयर हो या मीडियम हो जिसके द्वारा इनको दोनों को अलग अलग रखा गया हो, दो प्लेट हो पैरेलल हो, जिसको हम इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है, तो चलिए हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है E इंटू डी, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्टेंस होता है हमेशा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही रिलेशन होता है, आप हमेशा जानते रहिए, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, V इक्वल टू इंटू डी हो गया। अब क्या होता है, अभी आप पीछे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने जस्ट अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, आप अगर जाकर के देखते हैं तो वहां से आपको दिखेगा कि हमने पढ़ाया था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में एक इनफाइनाइटली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट बाद यही पढ़ाया था कि अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितनी होती है, एक फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन दे करके 3 कंडीशन पढ़ाई हुई थी। एक बार हमने पढ़ाया था जब दोनों प्लेटें सेम चार्जेबल होंगी, और एक बार पढ़ाया था जब दोनों प्लेटें अपोजिटिवली चार्ज होंगी। तो जब दोनों प्लेटें अपोजिटिवली चार्ज होंगी तो देखिएगा कि उनके बीच के रीजन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो जाके पीछे लेक्चर में आप देख लीजिएगा नोट्स में अपने, तो ये दोनों प्लेटें पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल टू जाके देखेंगे तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, E के प्लेस पे रख दिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D आपका, ठीक है। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, तो ये जो सिग्मा है इसके प्लेस पे हम रख दिए क्या, Q अपॉन A, तो ये आपका आ गया पोटेंशियल। अब C का फार्मूला क्या होता है, Q बाई V, तो इस V की जगह पे इस V की वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू क्या है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला, समझ में आ गया। अब वही बात, अगर इसको फ्री स्पेस की जगह अगर किसी मीडियम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो आपका ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पर, यानी इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा रहेगा। और दूसरा, ये कैपेसिटेंस इसके बीच की प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, जितना दूर दूर प्लेटों को रखेंगे क्या होगा, ये C उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस 2 बातों पे डिपेंड करता है, एरिया पर और डिस्टेंस पर, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब चीजें फार्मूला भी MCQ टाइप में पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर की आज इतनी टॉपिक्स हमने कंटेन की हुई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई हमको लेक्चर रिकॉर्ड करने में, तो काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, 2-3 बार मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया और बार बार डिलीट हो गया, परेशान होने के बाद फिर मैं लेक्चर फाइनली आपको दे पाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है बेटा। तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हमारे वीडियो में लगती है तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लेक्चर।